हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजार थोड़ा सा डल, थोड़ा सा रेंज बाउंड ट्रेड में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जहां पर इंडेक्स में करीब करीब आधा % के आसपास की बढ़त है। निफ्टी सेंसेक्स दोनों में ही। निफ्टी बैंक जो कि आधा % ऊपर है, मिड कैप में आज थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट है, 1% ऊपर कामकाज कर रहा है, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब आधा % की बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 1700 शेयर तेजी में है और 852 शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिल रही है। ऑटो इंडेक्स 3% ऊपर है और लगातार तेजी में ऑटो इंडेक्स कामकाज कर रहा है। मेटल 1.5% ऊपर है, रियल्टी 1% ऊपर है, आईटी आज फ्लैट टू नेगेटिव है और एफएमसीजी आज फ्लैट टू नेगेटिव है। करीब करीब 1300 शेयर, जो कि 1300 करोड़ रुपए बिकवाली कल यानी शुक्रवार के सत्र में एफआईज ने की थी, और डीआईसी खरीदारी जो थी वो करीब करीब 1800 करोड़ रुपए के आसपास थी। अब इस नए हफ्ते में कैसे देखें मार्केट्स को, क्या संकेत हैं, किस तरह से आप ट्रेड करेंगे, इन सब पे बातचीत कर लेते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंकज सर मौजूद हैं पुणे से, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और अदरवाइज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी, उनसे हम बातचीत करेंगे। तो पंकज सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेके आज व्यू, क्योंकि है तो मतलब गैप अप शुरुआत हुई, उसको सस्टेन भी कर रहा है, लेकिन उसके बाद से एक दायरे में ही है बाजार। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? पंकज सर नया चश्मा लिया है क्या? तेजी जी देखने के बिल्कुल। लिए? हाँ जी बिल्कुल, सेम वही कॉन्सेप्ट लेके मैंने नया चश्मा लिया। खैर। नहीं, मुझे लगा मंदी आ, बहुत ज्यादा दिख रही है तो नया चश्मा ले लो, तेजी दिखाई पड़ने लग जाए, शायद ऐसा कुछ। सर अगर ऐसे होता तो मैं चश्मे का अंबार लगा देता। खैर। आ, क्या लग रहा है मार्केट, पंकज सर? जी, गुड आफ्टरनून सुमित जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सुमित जी देखिए, जहाँ तक हम लोग निफ्टी की बात कर रहे हैं, निफ्टी एक बिल्कुल रेंज में कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। अच्छे न्यूज के ऊपर जब मार्केट नहीं चलता है और कंटिन्यूअसली अच्छी न्यूज के बावजूद मार्केट ठीक नहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं कंसर्न्स जो है वो हाई लग रहे हैं यहाँ पे। आज की जो मार्केट का जो व्यू है, कल ट्रम्प का जो एक सॉफ्ट स्टांस आया इंडिया के ऊपर, उसके बाद में लग तो रहा है कि मार्केट एक बार 25,050 की लेवल क्रॉस करे, लेकिन मैं पहले से दो हर्डल बहुत सिंसियरली मैं देख रहा हूँ उसको। और 25,050 भी अगर एक बार क्रॉस होता है तो 25,200 निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो पिछला स्विंग हाई है वो 25,180 के आसपास का है, तो वो निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक वो निकलेगा नहीं, मैं कंप्लीटली बुल रन के अंदर आऊंगा नहीं। थोड़ा बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहना होगा। बैंक निफ्टी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन आज के सत्र में थोड़ा सा आउट परफॉर्म करते हुए नजर आया है बैंक निफ्टी भी। ओवरऑल पीएसयू बैंक्स, मोबिलिटी, या फिर आप यूं देख लीजिए कि रियलिटी सेक्टर्स के अंदर अच्छी खासी मोमेंटम नजर आ रही है। वहीं आईटी के अंदर दोबारा एक बड़ा कट जो है आज मार्केट के अंदर देखने मिला। एफएमसीजी भी थोड़ा सा एक सबड्यूड सा बिहेव कर रहा है। तो ओवरऑल जो मार्केट का जो रुझान रुझान है, मैं साइडवेज अभी पॉजिटिव हूँ, लेकिन मैं बुल रन के अंदर अभी तक नहीं एंटर करूँ। ओके। और निफ्टी बैंक की तरफ से वहां पर क्या, क्योंकि आज परफॉर्मेंस तो आई है, सो निफ्टी बैंक पे और दूसरा निफ्टी ऑटो पे, इसमें क्या करिए? ऑटो रुक नहीं रहा है, बैंक चल नहीं रहा है, क्या किया जाए? जी, ऑटो तो चलने के लिए अपने रीजंस है सर। देखिए बहुत क्लियर है, जिस जिस हिसाब से जीएसटी कट की बात है, और कंपनीज ने पहले ही ये ऐलान कर दिया है, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, या हुंडई जैसे जो कार बनाने वाली कंपनीज है, उन्होंने पहले ही अपने रेट्स कम कर दिए। जो इफेक्ट 22 तारीख से होना है उसको पहले ही कर दिया। तो वो एक यूफोरिया मार्केट के अंदर देखने मिला है। देखिए, अब जिनकी बिलिंग हो चुकी है वो तो खैर, लेकिन कंपनी जो इफेक्टिव कॉस्ट जो 22 की आनी है, तो वो 15 दिन पहले इन्होंने ऐलान कर दिया। और उसके चलते एक ऑटो के अंदर एक अच्छा खासा जो है उछाल देखने मिला। यूजुअली अभी भी इन 15 दिनों के अंदर जो है, अभी आज से श्राद्ध पक्ष शुरू है, तो 15 दिन तक कोई बड़े शगुन के काम करते नहीं है। और वो कहीं ना कहीं मैच करने के लिए इन्होंने एक थोड़ा अर्ली मूव ले लिया। तो मुझे लगता है कि ऑटो के अंदर जो है वो तेजी बरकरार रहेगी। बैंक निफ्टी के अंदर जो बड़े बैंक्स है वो थोड़े कंसर्न्स बनते जा रहे हैं, तो जिसके चलते बैंक निफ्टी के अंदर एक बड़ी रैली हम लोग विटनेस करने से चूक रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जल्द ही ये भी रैली दोबारा शुरू हो जाना चाहिए। ओके। तो बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा लैग ज़रूर है, लेकिन हाँ, गोइंग फॉरवर्ड शायद यहाँ से
अपटिक आते हुए दिखाई पड़े। जरा एक भाई निफ्टी के टॉप गेनर लूजर लेकर आएगी कि आज भी निफ्टी के टॉप गेनर में आपको सिर्फ और सिर्फ ऑटो ही दिखाई पड़ेगा। ज़बरदस्त रफ्तार पूरे ऑटो इंडेक्स में है, जहां पर एम लीड कर रहा है इस तेज़ी को। इसके अलावा बजाज ऑटो, आइशर मोटर्स, टाटा मोटर्स यहां पर भी खरीदारी देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज थोड़ा बहुत प्रेशर जहां पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसमें SBI लाइफ है, इंडसइंड बैंक है, डॉक्टर रेड्डीज है, टेक महिंद्रा है, जहां पर खरीदारी है। इसके अलावा आज मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज ओला इलेक्ट्रिक फिर से तेज़ी में, ABFRL में खरीदारी है, भारत फोर्ज में खरीदारी है, अशोक लेलैंड यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज थोड़ा बहुत प्रेशर है सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ में, परसिस्टेंट में, PB फिनटेक में, कोलगेट में, जहाँ पर आज बिकवाली देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ फर्स्ट क्राई खरीदारी में है, IDBI खरीदारी में है, केन्सटेक खरीदारी में है, आरती इंडस्ट्रीज़ खरीदारी में है। और बिकवाली वाली साइड पे अगर बात किया तो एम्बर एंटरप्राइजेज है, गॉडफ्रे फिलिप्स है, डॉक्टर लाल पैथलैब है, PVR आइनॉक्स है, जहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रही है। पंकज सर, जरा ये ओला इलेक्ट्रिक को देखना, ये शुक्रवार को टूटा, आज वापस कम बैक हुआ, क्या किया जाए इसमें? सर जब हम लोग 2 हफ्ते पहले, 2 सप्ताह पहले जब मैं आपसे शो कर रहा था, उसी दरमियान एक बार इसका जिक्र भी हुआ था, और तब ये 53 54 के आसपास चल रहा था। 59 और 61 के टारगेट्स हम लोग थोड़ा डिस्कस भी हुआ था। मुझे लगता है कि ओला इलेक्ट्रिकल अभी जिस तरीके से एक चार्ट्स के ऊपर इसका मोमेंटम नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग 60 61 तक एक बार ये स्टॉक दिखाना चाहिए। लेकिन लंबे रन में ये स्टॉक ऊपर ही लगता है मेरे ख्याल से। अभी भी इसके अंदर जो होप्स बनी हुई है वो करीब करीब 71 रुपीज के आसपास की बनती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है कि ओला इलेक्ट्रिकल्स अभी जिस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है, तो तेजी इसकी कंटिन्यू रहनी चाहिए। हो सकता है कि 2-3% ऊपर नीचे हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 61 की जो लेवल है वो बहुत परफेक्ट लेवल है, जहाँ पे हम लोग बाइंग करके चल सकते हैं। कोई रिस्क टेकर प्लेयर्स भी अगर रहेंगे तो मुझे लगता है कि करंट मार्केट प्राइस पे भी अगर वो खरीदारी करते हैं तो पैसा टूटने के चांसेस बेहद कम है सर। तो आपको एक राय दी गई है ओला इलेक्ट्रिक के संदर्भ में, आप उसके हिसाब से कॉल ले सकते हो। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे पंकज सर से आपके सवालों को लेकर। अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी पंकज सर से किसी भी शेयर को लेकर उनकी राय जानना चाह रहे हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा money9query@tv9.com ये हमारा ईमेल आईडी है। और साथ ही साथ ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सीधे सीधे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं पंकज सर से। और मेंबरशिप प्लान भी आपकी स्क्रीन पर है, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आउटराइटली किसी भी जानकार को लेकर किसी भी शो में सीधे सीधे सवाल पूछ सकते हैं। पहला सवाल आया है पिंटू जी का। इनके पास M&M है और 3216 रुपये के दाम पर लिया है। अब M&M रहा तो स्टार परफॉर्मर है, पिछले हफ्ते 15% की तेजी दिखा चुका है, क्या करना चाहिए इसमें? मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू है। देखिए, पिछले हफ्ते में 15% की रैली दिखाया, अभी भी आज करीब करीब 4% के आसपास की तेजी विटनेस कर रहा है। मुझे लग रहा है कि जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा GST को लेकर वो महिंद्रा एंड महिंद्रा ही लग रहा है। अगर हम लोग स्टॉक की बात करते हैं तो इन्होंने जिस रेट पर लिया है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस इनको ट्रेल करना चाहिए मेरे ख्याल से। 3640 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रखिए, करीब करीब यहाँ से 0.25% के आसपास नीचे का, और ये मोमेंटम को राइड करिए। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 3900 4100 रुपए तक के रेट्स देखने मिल सकते हैं। और अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं तो एट एनी पॉइंट इन टाइम आप लॉस में नहीं रहेंगे, ये बात तो फॉर श्योर रहेगी है। तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए सर इसमें और कैरी करिए अपनी पोजीशंस को। पिंटू जी, ये धीरे धीरे बढ़ाते रहिए अपने ऊपर के लेवल्स को और लॉक करके चलिए। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तब तो बात अलग है, लेकिन छोटी अवधि के निवेशक हैं तो एटलीस्ट आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपनी पोजीशंस को लॉक कर सकते हैं। एक सवाल आया है ज्योति लैब को लेकर। करीब करीब 339 रुपये के दाम पर खरीदारी कर रखी है। कम चर्चित शेयर है, लेकिन ये भी रूरल इनकम का एक बड़ा बेनिफिशियरी माना जा रहा है। करना क्या चाहिए? सर, जिस हिसाब से इसका एक स्ट्रक्चर जो मैं डेली टाइम फ्रेम पे देख पा रहा हूँ, उसके अंदर एक निगेटिव ट्रेंड मुझे थोड़ा नजर आ रहा है सर। देखिए, पिछले 3-4 दिनों से कंटिन्यूअसली एक सेलिंग देखने मिली। उसके पहले एक मार्केट थोड़ा सबड्यूड सा था। स्विंग हाइस के वहां से दोबारा ये स्टॉक टूटना शुरू हुआ। मेरे ख्याल से 339 से लेकर अभी तक ये स्टॉक टूट रहा है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और वीकली टाइम फ्रेम पे भी अच्छी खासी वीकनेस दिखा रहा है। 200 डीमा के नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा अगर आप
इसमें ऑलरेडी निवेशित है तो होल्ड कर करिए यहाँ पे 310 का स्टॉप लॉस लगाकर। फ्रेश खरीदारी की सलाह अभी फिलहाल नहीं रहेगी जब तक ये 340 की लेवल क्रॉस नहीं करता यहाँ से 12-13 रुपए ऊपर में। तब तक हम लोग को फ्रेश बाइंग नहीं करना चाहिए। 310 का एक स्टॉप लॉस जो फिलहाल इसको होल्ड कर रहे हैं वो मेंटेन करके चले, और वो स्टॉप लॉस जो है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको मेंटेन करना होगा। प्रकाश भिड़े जी हमारे मेंबर भी हैं पुणे से। ये पंकज सर आपसे पूछ रहे हैं कि इन्होंने एमएसटीसी के शेयर ले रखे हैं करीब करीब 800 रुपये के दाम पर, और नज़रिया है इनका मध्यम अवधि का। अब क्या करना चाहिए इसमें? सर देखिए, सबसे पहले भिड़े साहब से मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी स्टॉक में आप जो भी स्टॉक ले, विदाउट स्टॉप लॉस आप काम करने की कोशिश ना करें। देखिए अभी इसका जो मीडियम टर्म का जो स्टॉप लॉस उभर कर आ रहा है वो मुझे लगता है कि 1 सेकेंड, ये करीब करीब 440 के आसपास का जो इसका 26 अगस्त का लो था उसका एक मेंटेन करना चाहिए यहाँ पे। और मीडियम मीडियम टर्म में मुझे लगता है कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये आने वाले दिनों में 540 के ऊपर अगर एक बार आता है तो इसको ट्रेंड करके इसको ऐड करके चलना चाहिए, और स्टॉप लॉस जो है वो 440 का मेंटेन करके चलना चाहिए। कहीं एवरेज अगर यहाँ पे करते हैं तो मुझे लगता है कि इनके भाव जो है वो जल्दी देखने मिलेंगे एवरेज में। तो आपको पहली चीज़ भिड़े साहब, जब भी आप कभी मीडियम टर्म के लिए कोई पोजीशन लो उसमें एक स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करो, वरना ऐसे बड़े स्विंग में वो नुकसान हो सकता है। तो आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना के चलना। इसके अलावा एशियन पेंट दीपक तिवारी साहब ने लिया हुआ है। इन्होंने 2500 रुपये की बाइंग की है और ये सिर्फ 10% के टारगेट्स इसमें एंटिसिपेट कर चल रहे हैं। बीच में चला भी था ये शेयर, अभी क्या करना चाहिए? सर एशियन पेंट्स का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा निगेटिव जरूर दिख रहा है अभी फिलहाल, लेकिन ये स्टॉक अपना पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। आज के दिन के अंदर इसके अंदर 1% के आसपास की गिरावट दिखी, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि एक बेस्ट वॉल्यूशन की जो लेवल है इसकी ये 2610 2612 के रेंज का है। अगर ये 2612 एक बार कंफर्टेबली क्रॉस कर जाए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर तो मुझे लगता है कि इसके अंदर 2700 और 2850 रुपए तक के रेट्स जो है वो आसानी से देखने मिल सकते हैं। मस्ट होल्ड वाला काउंटर है। कोई भी गिरावट आती है यहाँ पे तो मुझे लगता है कि वो एक खरीदारी का मौका होना चाहिए। तो पंकज सर, जो सिचुएशन में शेयर अभी है, इन्होंने बोला कि 2500 में मैंने खरीदारी की है, 10% एप्रिसिएशन ये चाह रहे हैं तो ये 2750 2800 ये जोन की उम्मीद आप कब तक ला के चल सकते हैं? मुझे लगता है सर इनको एक एम्पल टाइम देना चाहिए, एक 1.5 से 2 महीने का एक टाइम फ्रेम इनको देना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये 2700 की रेंज और 2800 की रेंज ये 2 महीने के भीतर देखने मिलने चाहिए। ओके। एक्साइड इंडस्ट्री पे देव साहब का सवाल है। 485 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, आप कोई राय रखते हो क्या इस पे? सर देखिए, जैसे मुझे याद है कि ये पर्टिकुलर जो काउंटर है ये बीच में बहुत तूफानी तेजी से ये काउंटर चलना स्टार्ट भी हुआ था, और कहीं ना कहीं ये स्टॉक अभी जो है दोबारा एक रफ्तार पकड़ते हुए नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि जैसे 15-16 अगस्त के बाद में ये काउंटर दोबारा एक तेजी दिखाने में कामयाब रहा है। मुझे लगता है कि 375 के ऊपर ये कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड बनाकर ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन इनका जो खरीदारी का जो प्राइस है वो 480 के आसपास का है। मुझे लगता है कि यहाँ से एक बार एवरेज आउट कर सकते हैं, डायरेक्शनल है। मुझे लगता है कि 460-65 तक की जो लेवल्स है 1 महीने 15 दिन के अंदर जो है वो इसके अंदर विटनेस होनी चाहिए। तो होल्ड करके चले, अगर आप ऐड नहीं कर सकते हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें 400 का। ओके। नैन्सी जी हमारी एक मेंबर है और ये पूछ रही हैं कि इनके पास स्टरलाइट टेक के शेयर हैं और आज ये अपर सर्किट पे लगा हुआ है, तो क्या यहाँ पर मुनाफा लेकर निकल जाएं या अभी बने रहें, होल्ड करें, ये ट्रेलिंग करते रहें अपने अपने जैसे से इसमें मूव मिल रहा है वैसे वैसे? जी, इसके अंदर क्लियर कट एक जो तेजी है वो अपर सर्किट की ही देखने मिली है, और मेरे ख्याल से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की हैबिट हर ट्रेडर को होनी चाहिए। अगर आप लंबे अवधि के निवेशक नहीं हैं, आप शॉर्ट टर्म में भी अगर काम कर रहे हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मेरे ख्याल से इसका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो 112 रुपए 113 रुपए के रेंज में इसको मेंटेन करना चाहिए। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि ये जो
ब्लू स्काई टेरिटरी है इसकी, वो करीब करीब 135-140 की रेंज में जरूर विटनेस कर सकते हैं। ओके, तो ब्लू स्काई यानी कि नई तेज़ी की तरफ ये जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है, तो उस हिसाब से आप इसको देखिएगा। लेकिन अभी हाँ, फिलहाल आप होल्ड करो। दीपक गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि गेल पर क्या करना चाहिए, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड पर। स्लो मूवर है, पहले चल चुका, अब ढीला है, क्या करें? सर ये ओएमसीज के अंदर इतना ज्यादा कन्विक्शन आता नहीं है, क्यों तो जियो पॉलिटिकली अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो क्रूड ऑयल के अंदर बड़ा इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाता है, या फिर इन्वेंटरीज को देखकर भी काफी सारी चीजें होती है। प्लस गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस इस सेक्टर के ऊपर थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। तो ये जब मोमेंटम में ये इस तरीके के स्टॉक्स होते हैं तब आप पोर्टफोलियो में रखिए। जब इसका एक यूफोरिया खत्म हो जाए तब इसके अंदर से एग्जिट लेना, स्मार्ट प्ले करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल की कंडीशन में अगर देखते हैं तो 173 की रेंज में ये चल रहा है, और पिछले 4-5 दिनों से एक लोअर लोस के फॉर्मेशन यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे एक विटनेस होते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके अंदर फ्रेश जो तेजी है वो 182 के ऊपर ही विटनेस हो सकती है। तब तक के लिए इसके अंदर मेरा जो व्यू रहेगा साइडवेज नेगेटिव है। हम्म, तो साइड वेज टू नेगेटिव साइड पे आप इसको अभी लेकर चलिए। वैसे भी बहुत एक्साइटमेंट रहता नहीं शेयर में आमतौर पे। अशोक लेलैंड राहुल वर्मा साहब के पास है 37 रुपये 90 पैसे के दाम पर, और पूरा ऑटो तेजी में है, ये भी कुछ हद तक टेल विंड में है ही। क्या किया जाए? सर अशोक लीलैंड के अंदर मेरा जो पर्सनल व्यू है वो काफी स्ट्रांग है। डिस्क्लेमर के तौर पे मैं ये स्टॉक आज ही अपने क्लाइंट लोगों के साथ में शेयर किया हूं, और पिछले काफी दिनों से पोजिशनली हम लोग इसको होल्ड भी करते हुए चल रहे हैं। यन स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट है, बहुत क्लीन ब्रेकआउट लग रहा है सुमित जी। हालांकि मेरे टारगेट्स ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से कम है और छोटे भी है। मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर ये 150 के अगर रेट दिखा दे तो कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं रहेगी। बशर्ते इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा 130 का मेंटेन करके चलना होगा। आप अगर लंबे अवधि के अगर प्लेयर हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप 110 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। 180-200 की रेंज विद इन ईयर आपको जरूर देखने मिल सकती है। 180-200 तक जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है अशोक लेलैंड, इसके हिसाब से आप देखिएगा। इसके अलावा एक सवाल आया है लवी पुनिया साहब का, ये डैम कैपिटल और ओरिएंट सीमेंट बाय करने की इच्छा रख रहे हैं। डैम कैपिटल तो बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है, हाल की ही लिस्टिंग है, सो चार्ट तो बहुत नहीं होंगे, लेकिन दोनों में क्या करना चाहिए? सर मैं गलती से दूसरा निकाल दिया था। डैम कैपिटल्स के अंदर करीब करीब 225 के आसपास का एक अभी यहाँ पे रेट चल रहा है। सर देखिए, इसके अंदर वॉल्यूम्स के कंसर्न्स काफी लंबे समय से यहाँ पे विटनेस हो रहा है। इक्का दुक्का दिन है पिछले 3-4 महीनों में कि वो एक अच्छी खासी उछाल के साथ में, वॉल्यूम की उछाल के साथ में ट्रेड करते हुए नजर आया है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी अगेन इट्स मूडी, और यहाँ पे अगर हम लोग इसका स्टॉप लॉस अगर मेंटेन करते हैं तो 205 रुपए का क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, वीकली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 205 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए। अगर आप इसको राइड करते हैं तो 240-255 तक के रेंज इसके अंदर विटनेस हो सकते हैं। कंप्लीटली कंसोलिडेशन के अंदर है, इधर साइड वाला मामला है यहाँ पे। मुझे लगता है कि 230 के अगर लेवल क्रॉस करता है तो तेजी परसिस्ट हो सकती है, और अगर ये 215 के नीचे आता है तो स्टॉप लॉस अपना वैसे भी 210 का मेंटेन करके चलना है। तो आपको एक राय दी गई यहाँ पे डैम कैपिटल के लिए, और साथ साथ ओरिएंट सीमेंट, इसको आप ट्रैक कर पा रहे हो क्या? जी सर। सर अगेन सीमेंट देखिए, ये सेक्टर वाइज अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि सेक्टर के अंदर काफी अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो देखने मिल सकता है। बट पर्टिकुलरली ये काउंटर जो है वो निगेटिव बायस के साथ में ट्रेड कर रहा है, और काफी दिनों से कंटिन्यूअसली इसके अंदर एक बड़ी गिरावट हम लोग विटनेस कर रहे हैं। आरएसआई भी थोड़ा सा निगेटिव टेरिटरी में बिलो 45 के नीचे चला गया है यहाँ पे। और ये ओरिएंट सीमेंट से अगर आप बाहर निकल कर कोई अच्छी सीमेंट कंपनी में अगर आप पैसा निवेश करते हैं, जैसे दालमिया भारत है, या फिर आप थोड़ा सा रिस्की और भी ट्रेड लेना चाहते हैं, तो अंबुजा सीमेंट जैसे स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाना ज्यादा ठीक रहेगा। ओके, एक सवाल आया है वकील अहमद साहब का, ये पूछ रहे गरवारे हाईटेक में नई एंट्री कर सकते हैं क्या? आज 8% ऊपर है।
गरवारे हाईटेक। जी। सर सर देखिए, बहुत स्ट्रांग एक रैली आज पूरे दिन में विटनेस हुई है। ऊपरी लेवल से जरूर थोड़ा सा फिसलते हुए नजर आया है। 3,105 रुपये, 3,104 रुपये 90 पैसे, टू बी वेरी प्रिसाइज इसका हाई है। और वहां से ये 3,030 रुपये तक आया है। मुझे लगता है कि एक रिट्रेसमेंट वाला एक लेवल बनेगा यहाँ पे 3,2990 की रेंज में। तो इसके अंदर दोबारा खरीदारी की सलाह रहेगी। आप अगर इसको होल्ड करके चल रहे हैं तो डेफिनेटली इसको पोर्टफोलियो में रहने दें। और इसका जो स्विंग हाई है 3,200 के आसपास का, ये एक बार अगर क्रॉस कर देगा तो मुझे लगता है कि 3,400 रुपये तक के लेवल्स इसके अंदर विटनेस हो सकते हैं। नेचर वाइज थोड़ा सा एग्रेसिव है ये ट्रेड, लेकिन स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले 2,900 रुपये का। ओके, 2900 का एक स्टॉप लेके आप पोजीशन में बने रहें। थोड़ा सा एग्रेसिव है, लेकिन अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर कॉल लेकर चलना होगा। इसके अलावा एक सवाल आया है टाटा मोटर पे। अदीप अहमद साहब पूछ रहे हैं करना क्या चाहिए। ये पूरे ऑटो में आज हलचल है, ये भी आज चला है, लेकिन ये लास्ट परफॉर्मर रहा है। यहाँ क्या करें? सर देखिए, टाटा मोटर्स के अंदर एक क्लीन ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिला। 2 दिन का जो एक हाई था, ये इनसाइड बार का एक हाई हम लोग समझ सकते हैं उसको, वो क्रॉस करके चल गया है। मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स एक नई तेजी के लिए डेफिनेटली रेडी हो रहा है यहाँ पे। 720 की अगर आज की क्लोजिंग दे देता है, 720 के ऊपर को कभी भी, तो मुझे लगता है कि एक बड़ी मूव 770 810 रुपए तक की विटनेस होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा सर। तो टाटा मोटर्स 717 716 के रेंज में अभी कामकाज कर रहा है। आपको अकॉर्डिंगली राय दी गई है। नागराज साहब के पास मॉस्चिप के शेयर है और ये चला भी ज़बरदस्त है। 192 रुपये के दाम पे उन्होंने खरीदारी की है और बढ़िया तेज़ी इसमें स्टॉक में आते हुए दिखाई पड़ी है। अब क्या करना चाहिए? सर देखिए, अगर मैं टेक्निकल टर्म की अगर बात करूं तो 3 व्हाइट सोल्जर 4 5 6, मतलब पिछले 6 7 दिन के अंदर इन्होंने जो तेजी देखी है वो एक अनप्रेसिडेंटेड है। 170 की रेंज से, 165 की रेंज से 265, मतलब करीब करीब 100 रुपए ये स्टॉक ऊपर चढ़ गया है। 50 60% के आसपास की तेजी जो है वो इसके अंदर विटनेस हुई है यहाँ पे। तो ये मोमेंटम अभी कंटिन्यू रहना चाहिए। आज के दिन का जो लो है वो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले और मोमेंटम को एंजॉय करिए। इससे ज्यादा क्या ही बोलेंगे सर। तो आपको यही बोला गया कि आप थोड़ा मोमेंटम को एंजॉय करिए और जो लेवल्स बताए गए हैं उनको आप कैरी करिए। वैसे भी स्टोरी में, सेमीकंडक्टर स्टोरी में शेयर बहुत तेज़ी से चला है, सो उस पार्ट को भी आप एटलीस्ट ध्यान रखिएगा। वोडाफोन, अंजनी जी का सवाल है, ये सर करना क्या चाहिए इसमें, क्योंकि भाव जो है वो जीने नहीं देता और खबर जो है वो मरने नहीं देती। वो सिचुएशन में शेयर चलता है आप तौर पे, क्या किया जाए? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हमेशा से एक ही बात कहता हूँ आपसे कि मैं बिल्कुल भी ये वोडाफोन हो गया, सुजलॉन जैसे स्टॉक्स हो गए, या फिर जो है बड़े लेकिन आते पीने की कैटेगरी में, तो मैं ज्यादा इनको देखता नहीं हूँ। अगर यहाँ से अगर मैं 10% की मूव भी अगर बोल दूं सर, तो ये क्या ही हो जाएगा। ये 7 7 रुपये 30 पैसे से लेकर 8 रुपए तक, 8 रुपए 10 पैसे तक आ जाएगा। इससे ज्यादा कुछ होना नहीं है। और ये वोडाफोन आइडिया जैसे स्टॉक्स के अंदर ये तो मतलब समय और पैसा दोनों की बर्बादी लगती है अभी तो फिलहाल के वक्त में। तो यहाँ पर आपको, मतलब अगर लॉटरी खेलनी है तो बात अलग है, लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है सिंसियरली तो आप इसको अवॉइड करिए, ज़्यादा बेटर है। एक सवाल आया है जेम एरोमेटिक्स को लेकर। 325 रुपये के दाम पे गगन साहब ने ले रखा है, हाल की ही लिस्टिंग है, क्या करना चाहिए इसमें? सर कौन सा स्टॉक का नाम बताया आपने? जेम एरोमेटिक्स, GEM एरोमेटिक्स। 293 के आसपास का जी रेट चल रहा है जी वही सर। जी। रिसेंट जो आईपीओ आया उसके बाद में ये स्टॉक आज चलते हुए थोड़ा सा मालूम पड़ रहा है यहाँ पे। और काफी निगेटिव बायस के साथ में ये पिछले 2 हफ्तों में जो है वो ट्रेड होते हुए नजर आया है। 20 डेमा के आसपास ये अभी फिलहाल डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड कर रहा है।
मुझे लगता है कि ये स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी तेजी जो है विटनेस जरूर हो सकती है। ये स्टॉक बकायदा 305 के ऊपर क्लोज होना चाहिए। अभी बहुत कम समय का इसका डेटा अवेलेबल है, तो चार्ट्स भी उसी हिसाब से हैं। मुझे लगता है कि 305 रुपए तक आप इसको वेट करिए, और अगर ये 305 की लेवल एक बार क्रॉस कर दे तो मुझे लगता है कि और भी बढ़िया तेजी इसके अंदर देखने मिल सकती है। ये काउंटर ऑलरेडी आज 11% के आसपास चल चुका है। 6-1% की अगर और भी तेजी आने वाले 1-2 दिनों में अगर विटनेस हो जाती है इसमें, तो बड़ी रैली हम लोग डेफिनेटली देखने मिल सकती है। तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है, आप उसके हिसाब से आईजीआई पे कॉल जेम एरोनॉटिक्स पे कॉल ले सकते हैं। रेहान खान साहब पूछ रहे हैं कि आईजीआई में क्या करें। ये एक और रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है, इंटरनेशनल जीमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। 1 से 2 साल इसमें दे सकते हैं। अब थोड़ा सा तो इसमें डस्ट सेटल हुआ है, क्या करना चाहिए? जी सर, बिल्कुल। ये अभी सेटल होते हुए नजर आया है, लेकिन अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं तो एक वेव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत छोटी है। वेव के नीचे ये काउंटर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। आप इसको 355 के ऊपर जो है कंटिन्यूअसली होल्ड करके चल सकते हैं, और रिसेंट लो जो इसका है वो 330 का है। उसका एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर वो उसके नीचे क्लोज होता है तो थोड़ी बहुत मंदी देखने मिल सकती है, लेकिन ये स्टॉक मुझे लगता है कि यहाँ से आगे स्टडी परफॉर्म कर सकता है। 380 400 रुपए तक की लेवल्स जो है वो आने वाले दिनों के अंदर देखने मिल सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटेन करके ही चलना चाहिए। तो स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है, आप मेंटेन करके ही यहाँ पर चले, उसके हिसाब से यहाँ पे काम करें, वही ज़्यादा बेटर रहेगा। उससे ही आप कॉल लीजिएगा। अदानी पावर विक्की साहब के पास है, 100 शेयर हैं, 645 रुपए के दाम पे लिया हुआ है। आज वो भूटान में इन्होंने करार भी किया है, उसके बाद ये शेयर तेजी में है, 4-5% ऊपर है। वैसे भी ये पूरा ग्रुप बढ़िया मूव के लिए बहुत शांत बैठा है, क्या किया जाए? सर देखिए, वॉल्यूम के लिहाज से, प्राइस एक्शन के लिहाज से ये स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। आपको इसको होल्ड करके चलना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर ये 620 625 की रेंज में अगर कभी भी मिले यहाँ पे, तो इसको एक ऐड करके चलना चाहिए। जिस हिसाब से अदानी के सारे स्टॉक्स के अंदर जिस तरीके से मूवमेंट हम लोग विटनेस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये स्टॉक मतलब ये पूरा जो अदानी का जो काउंटर्स जितने भी है वो अच्छे खासे परफॉर्म कर सकते हैं, और मार्केट को भी थोड़ा साथ देना होगा। तो थोड़ा सा वेटिंग जरूर रहेगा, लेकिन बेचने की सलाह नहीं रहेगी सर। तो फिलहाल बेचिए तो नहीं, आप इसमें बने रहिए, वही ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा एक पीयूष पराशर साहब हमारे मेंबर भी हैं, इनका सवाल आया है सिरमा एसजीएस को लेकर। लगातार नई तेज़ी बना रहा है ये स्टॉक, ऑल टाइम हाई पे खड़ा है। 83 शेयर लिए हैं इन्होंने 800 रुपये के आसपास, क्या करना चाहिए? जी सर, बिल्कुल होल्ड करके ही चलना चाहिए। अगर आप छोटे अवधि के निवेशक हैं या आपको लगता है कि रिस्क में नहीं आना है, तो एक 800 का स्टॉप लॉस आप इसको मेंटेन करके चले। मोमेंटम जो है वो राइड होते हुए देखने मिल सकती है, और यहाँ से आगे जो है 930 960 रुपए तक के जो है वो रेट्स जो बिल्कुल देखने मिल सकते हैं यहाँ पे सर। तो अभी तो फिलहाल आप बने रहिए, क्योंकि ये जिस तरह की तेज़ी में है बढ़िया है, बट स्टॉप लॉस को ट्रेल करिएगा, क्योंकि नया हाई भी काट रहा है, सो वो एक पार्ट भी इंपॉर्टेंट रहेगा। जियो फाइनेंस पर राय लव साहू साहब पूछ रहे हैं, हमारे मेंबर भी हैं, ये पूछ रहे हैं कि 320 रुपये के दाम पे इन्होंने जियो फाइनेंस लिया हुआ है, इसमें क्या करना चाहिए? सर देखिए, हाल ही में इसकी एजीएम, पूरे रिलायंस ग्रुप की एजीएम होती हुई नजर आई है। ये स्टॉक जरूर लंबे अवधि के लिए होना चाहिए, पोर्टफोलियो का मस्ट हिस्सा है, वो होना चाहिए यहाँ पे। 320 की लेवल है, कोई पैनिक होने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। कोई भी डीप अगर 300 के नीचे मिले तो एक अपॉर्चुनिटी के तरीके से इसको देखें, और खरीदारी के मौके ढूंढे वहां पे। लंबे अवधि तक निवेशित रहिए। मैं हमेशा से यही बात कह रहा हूँ कि अगर इस स्टॉक ने अगर 4 डिजिट भी अगर दिखा दिया तो कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं रहेगी। समय लंबा रखिए, 2 से 3 साल तक का आपके पास में वेटिंग पीरियड रखिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स दे सकता है। तो अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं यहाँ पर, आप बने रहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। पंकज सर, एक स्टॉक देखिएगा, देवांगरी शुगर, 543267 इसका बीएससी कोड है, आप इसे वैसे नहीं ढूंढ पाएंगे, टफ है ये। 543267, क्या करना चाहिए इसमें?
सर देखिए, मैं यूजुअली मैं बीएससी के चार्ट्स में इतना ज्यादा देखता नहीं हूँ। और पर्टिकुलरली 3 रुपए वाला स्टॉक है सर। मैं अपना व्यू मतलब रख ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि ना कोई डेटा और ना कोई चार्ट्स, कुछ भी अवेलेबल नहीं है मेरे पास में। और ऐसे चीजों से बच के रहना चाहिए। बस यही सलाह रहेगी यहाँ पे। इनफैक्ट पंकज सर, आप जितना भी बोल लो ऐसी चीज़ों से बच के रहना चाहिए, इसका भाव ही नहीं बचने देता। सारा खेल यहाँ पर भाव का है, क्योंकि ये आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, 4 रुपए का शेयर देख के सबको लगता है कि ये ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाएगा, जबकि वो ये भूल जाते हैं कि अगर वो 10,000 शेयर लेंगे तो भी वो 40,000 रुपये का माल रहेगा, और अगर 40,000 रुपये कैपिटल तो 40,000 रहेगा। चाहे वो 1,000 के 40 ले ले, 10,000 के 4 ले ले, या 4 रुपए के 10,000 ले ले, रहेगा तो 10 ही 40,000। लेकिन वो चीज़ समझना थोड़ा मुश्किल है और समय के साथ समझ में आता है। एनीवेज, एक सवाल आया है साई प्रवीण साहब का, जो हमारे दर्शक भी हैं, रेगुलर व्यूअर भी हैं। इन्होंने ब्लू जेट को आइडेंटिफाई किया है फर्दर एडिशन के लिए, और ब्लू जेट में हाल में गिरावट आई थी, लेकिन लोअर लेवल से एक अच्छा कमबैक भी है। क्या करना चाहिए? तो देखिए, स्टॉक अभी थोड़ा सा रेजिलियंस दिखाया है लोअर लेवल से। और अगर मैं कहूँ यहाँ पे, तो 3-4 दिनों से पिछले कंटिन्यूअसली तेजी देखने मिली है। आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर देखने मिला, लेकिन यही लेवल है 760 के आसपास की, कि जो इसका एक ब्रेकआउट का लेवल है। यहाँ पे 760 अगर कंफर्टेबली क्रॉस हो जाता है, तो मुझे लगता है कि 850 और 900 तक की लेवल्स देखने मिल सकती है। अभी इतना पिछले 3-5-6 दिनों से ये कंटिन्यूअस स्टॉक चल भी रहा है, तो 200 डेमा के ऊपर ही जाने के बाद में कहीं ना कहीं रेजिस्ट होते हुए नजर आया है। कंडीशनल ट्रेड रहेगा, अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली 760 के ऊपर बाय करना चाहिए, विद द ओके, स्टॉप लॉस ऑफ 710। 710 का एक स्टॉप लीजिए, और आप 710 का एक स्टॉप लॉस रखकर अपनी पोजिशन को अकॉर्डिंगली देखिएगा। एक सवाल आया है, ओला इलेक्ट्रिक पर 70 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है। अभी आपसे बात हो भी रही थी ओला पर, अब इसमें क्या करना चाहिए? इन्होंने खरीदारी ऊपर के लेवल पे ली हुई है। जी, सेम व्यू रहेगा सर। अगर ये 61 या 60 की रेंज में अगर आता है, तो खरीदारी करनी चाहिए इनको। और पोजीशन होल्ड करके चलना चाहिए। मेरे जो इमीडिएट टारगेट जो है वो 71 के निकल कर आ रहे हैं, और उसके बाद में फिर हम इस स्टॉक को रिविजिट करेंगे। मैं उस समय डिस्क्लेमर देना भूल गया था, लेकिन डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। ये स्टॉक मैंने अपने क्लाइंट लोगों को रिकमेंड किया हुआ था, लेकिन बहुत छोटे स्केल के ऊपर लेने की हिदायत दी थी, और वो स्टॉक वहां से बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया। मुझे लगता है कि 71 तक तो जरूर आना चाहिए, इनका रेट तो जरूर मिल जाएगा ही। तो आपका रेट आ रहेगा आराम से, आप आराम से बने रहिए अपनी पोजीशन के अंदर, ये एक राय आपको दी गई है। इसके अलावा एक सवाल है लेटेंट व्यू पर, प्रकाश शर्मा साहब पूछ रहे हैं कि इन्होंने 600 शेयर ले रखे हैं 483 रुपए के दाम पर, अब इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, नेचर वाइज ये भी काफी एग्रेसिव चाल चलता है, नहीं तो फिर ये सारा दिन ये सबड्यूड रहता है। मुझे लगता है कि सर ये लेटेंट व्यू कंपनी के फंडामेंटल्स वाइज भी और टेक्निकली चार्टिकल वाइज भी, दोनों तरीके से मैं सेटिस्फाई हूँ इसमें। और 483 की जो लेवल्स है इनकी, वो आने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रेट नहीं देखने मिलेंगे। समय लग सकता है, होल्ड करने की सलाह रहेगी। और मुझे लगता है कि 410 420 की अगर कहीं दोबारा रेंज मिले, तो वहां पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। स्टैगर्ड वे में आप इसके अंदर चलिए। लेटेंट व्यू के अंदर मुझे लगता है कि 600 650 के भाव जरूर देखने मिलने चाहिए 1 साल 1.5 साल के भीतर। ओके, पतंजलि पे एक सवाल है, 1755 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है, 1 साल का नजरिया है, आप कर रहे हो क्या आजकल पतंजलि? सर जी, मैं सिर्फ मैं व्यू व्यू देख पाऊंगा इसका। और मैं वैसे आयुर्वेद ज्यादा सूट नहीं होता है, तो प्रेफरेबली मैं एलोपैथी और होम्योपैथी में प्रेफर करता हूँ। खैर, पतंजलि की जहां तक बात है सर, डेफिनेटली इसको होल्ड करके चलें। काफी बढ़िया बढ़िया मूव्स आते हैं साल में। 12 से 15 एक इवेंट्स ऐसे होते हैं ये काउंटर के लिए, कि जो एक बम्पर रैली के जैसा ये स्टॉक मूव करता है। और कभी भी कोई रैली जो है इसकी 5-6% के नीचे मैंने कभी विटनेस करी नहीं है, जिसको हम रैली कहते हैं आमतौर पे। तो आप इसको होल्ड करके चले। मुझे लगता है कि इसके अंदर 2200-2500 रुपए तक के भाव आने में
बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। मैं पर्टिकुलरली पतंजलि की जो प्राइस एक्शन है उससे काफी इम्प्रेस्ड हूँ, और अभी भी लगता है मुझे कि अगर ये 1810 1815 की लेवल अगर एक बार डेली टाइम फ्रेम के ऊपर क्रॉस हो जाए तो ये स्टॉक बहुत ही फास्ट 2000 2200 रुपए तक की रेंज दिखाने में कामयाब हो सकता है। तो आपको एक राय दी गई है पतंजलि के संदर्भ में। इसके अलावा कैंपस एक्टिवेयर लंबी अवधि के लिए कैसा रहेगा, ये आदेश शर्मा साहब पूछ रहे हैं, आप कैसा देख रहे हो? सर मुझे लगता है कि लास्ट वीक भी इनसे अपनी बात की हुई थी, और सेम काउंटर के ऊपर ही मुझे लगता है कि हम लोगों ने थर्सडे पे ही इन्हीं के साथ में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। कैंपस एक्टिववेयर में मेरा जो व्यू है वो थोड़ा सा साइडवेज निगेटिव है, लेकिन मैंने उसी समय भी बोला था कि मेट्रो बैंड एशिया मुझे कंपैरेटिवली सेम स्पेस के अंदर थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप उसके अंदर अपना जो है वो चंक शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी को कंटिन्यू करना है तो आप जरूर इसको 250 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जरूर इसको जो है मोमेंटम इसका एंजॉय कर सकते हो, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 250 का रख के चलिए। तो आपको एक कैंपस के ऊपर स्टॉप लॉस बताया गया है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ एक सवाल पूछा है हमारे पास सरस्वती कमर्शियल को लेकर। अगर आप ट्रैक कर पा रहे हो, प्रतीक शुक्ला साहब पूछ रहे हैं, इन्होंने 19,000 में शेयर लिया हुआ है सरस्वती कमर्शियल, वॉल्यूम होता नहीं है, 13-14 हज़ार पे भी ये कामकाज कर रहा है। इसका चार्ट देख के समझ में आ रहा है कि इसकी सिचुएशन किस तरह की रहेगी। आप कोई राय रखते हो क्या इस पे? सर देखिए, जिस अभी चार्ट्स की तो हम बात ही नहीं कर पाते क्योंकि तो बिल्कुल जिगजैग लाइंस है, और कभी लोअर सर्किट है कभी अपर सर्किट है, और विदाउट वॉल्यूम्स अगर कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो या तो एक पब्लिक होल्डिंग इसके अंदर काफी कम है, जिसकी बदौलत जो है इसके अंदर तेजी मंदी बहुत ज्यादा विटनेस होती नहीं है, और जिस हिसाब से ये स्टॉक अभी फिलहाल चल रहा है तो वॉल्यूम और चार्ट्स के लिहाज से मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर आपके पास में अनलेस एंड अनटिल कोई इंटरनल न्यूज हो या इस तरीके के कुछ अगर फ्लोज है जिसके कारण ये स्टॉक्स बढ़ने की जो उम्मीद है उसका खरा उतर सके तो बात और है, लेकिन चार्ट्स के ऊपर देख के बताना काफी चैलेंजिंग है सर ये। तो सर वैसे भी ये स्टॉक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड कंपनी है, सो आमतौर पे इसमें जो भी मोमेंटम आप देख रहे हो, मोमेंटम बहुत लो वॉल्यूम के साथ हो रहा है, सो फंसने की गुंजाइश ज़्यादा है। ज़रा उस बात को भी आप ध्यान रखना, आप ऑलरेडी इसमें काफ़ी हद तक फंस भी चुके हो। रिलायंस के शेयर हैं कि पे एक सवाल आया है जेपी मिश्रा साहब का, 1307 के दाम पे खरीदारी है, 1307, और अब करना क्या चाहिए, एक साल का नज़रिया इनका? जी देखिए, बहुत बढ़िया पेडिग्री वाला स्टॉक आने वाले समय में बन सकता है। पिछले काफी दिनों से जरूर ये स्टॉक बहुत ज्यादा मोमेंटम दिया नहीं है, लेकिन ना ये मस्त पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, जरूर अपने पोर्टफोलियो में बने रहना चाहिए इसको। 1380 के आसपास ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि कोई डिप मिले यहाँ से 1360 1340 1320, हर 20-25 रुपए की डिप के में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी कि एक स्टैगर्ड वे में इसके अंदर खरीदारी करके चलना चाहिए। अगर हम लोग स्टॉप लॉस की बात करते हैं इसके अंदर तो एक 1240 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके चले, और ऊपरी लेवल पे अगर मैं कहूँ यहाँ पे तो 1550 1700 रुपए तक की लेवल्स आने वाले एक साल भर में या 1.5 साल में इसमें विटनेस हो सकता है। ओके, एक सवाल राजेश जैन साहब का है, ये एमटार के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं कि इसमें स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, आपने क्या राय रखी? क्या रेट में खरीदारी की है, ये कुछ अगर मेंशन ये नहीं किया समझ इन्होंने। जाए तो। ना ना, जी, ये कोई मेंशन तो नहीं किया। अभी फिलहाल अगर करंट मार्केट मैं इस तरीके से एज्यूम करता हूँ कि 1400 1410 की रेंज में इसमें बाइंग करके ये अगर हम लोग यहाँ से चलते हैं तो मुझे लगता है कि इसका जो रिसेंट लो है वो अभी का 1396, वो थोड़ा सा बहुत ही रिसेंट हो गया। मुझे लगता है कि वहां से भी नीचे अगर हम लोग थोड़ा जाते हैं तो 1350 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके चले। 1350 डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर कोई किसी भी दिन लेवल तोड़ दे तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी। और जो तेजी जो है इसके अंदर काफी लिमिटेड अपसाइड नजर आ रही है 1450 1500 रुपए तक की। वॉल्यूम्स के भी कंसेंसस के अंदर कंटिन्यूअसली है, लेकिन स्टिल यमटा टेक के एक अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। अगर ये 1500 के ऊपर जाता है तो हम इसको थोड़ा सा वापस रिविजिट करके उसको एनालाइज कर सकते हैं दोबारा। ओके, पंकज सर, विनोद जी पूछ रहे हैं क्रॉस KROSS
क्रॉस में नई एंट्री करनी चाहिए क्या? देखिए सर, पिछले 5-6 दिनों में एक 2 हफ्तों में ही इसके अंदर एक काफी स्ट्रॉन्ग एक पुल बैक यहाँ पे देखने मिला, और कंटिन्यूअसली एक हाई राइज के जोन यहाँ पे देखने मिले, स्पेशली 160 के ऊपर ये स्टॉक बेतहाशा चलते हुए नजर आया है। मुझे लगता है कि इसको 205 या 200 की रेंज में एक बार आ जाना देना चाहिए, और उसके बाद में इसमें एडिशन का सोचना चाहिए। फिलहाल अभी ये ऊपरी लेवल से टूटता हुआ नजर आया है। कल कल का जो हाई था 234 का, उसके बाद में ये स्टॉक कंटिन्यूअसली गिरावट के जोन में है। तो एक रिट्रेस वैल्यू भी अगर हम लोग कंसिडर करते हैं यहाँ पे 200 205 की, तो उस लेवल तक आप वेट करें और थोड़ा सा स्टॉक को लेकर चलने की कोशिश करें, जिसका एक स्टॉप लॉस होगा 185 का। ओके। हर्षित अहलुवालिया साहब ने जियो फाइनेंस की कॉल ले रखी है 615 की। आपने इस पे लॉन्ग टर्म व्यू तो दिया, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में क्या करें? कितने की कॉल ली है सर इन्होंने? 315 की। सर देखिए, जब आप कभी भी आप अगर ऑप्शंस के जरिए काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका स्क्रीन के सामने होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है कि आपकी ऑप्शंस की समझ बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए, तब जाके आप ऑप्शंस में काम कर सकते हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि आज 310 है और आज के आज वो 320 हो जाएगा, तो हो सकता है कि एक प्राइस एक्शन में आपका ऑप्शन का ट्रेड भी अच्छा खासा चल जाए। लेकिन 2 दिन रुक कर अगर वो चलेगा, तो टाइम की बड़ी कीमत आपको पे करनी होगी। और हमेशा से ऐसा होता है कि जब आप ऑप्शंस लेते हैं तो सिर्फ प्रीमियम के ऊपर खेल करते हैं, तो मल्टीपल जो ज्यादा ऑप्शंस के में अंदर ज्यादा क्वांटिटी के अंदर काम करना शुरू होता है, और उसके बाद में वो पैनिक में ज्यादा नुकसान कर लेता है। मुझे लगता है कि लंबी अवधि के लिए ये स्टॉक काफी बढ़िया है, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने 315 का जो ऑप्शन लेके बैठे हैं, तो अगर ये नहीं चलता है 1-2 दिनों में, तो इनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले, और जिनके भी साथ में आप जुड़कर ये काम कर रहे हैं, तो आप उनसे स्टॉप लॉस के लिए जरूर राय मशवरा करके चले। मेरे हिसाब से बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि अगर मैं इस लेवल के ऊपर मैं कह दूं कि अगर आपने 6 रुपए में अगर ये लिया है, 6 साढ़े 6 रुपए के आसपास का भी जो भाव चल रहा है, 6 रुपए 70 पैसे का, तो आज के दिन का एक लो जो है 5 रुपए 50 पैसे का, वो मेंटेन करना चाहिए आमतौर पे। लेकिन आप अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर स्टॉप लॉस के बारे में जानकारी लेकर लगाएं। ओके। एक सवाल वकील साहब का आया है, ये टीसीएस पर पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए, आपकी राय क्या है? 200 शेयर इनके पास है। सर देखिए, जब लास्ट वीक भी हमारी बात हो रही थी, तब टीसीएस तेजी में चल रहा था, और आज जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एक गिरावट यहाँ पे परसिस्ट होती हुई नजर आई है। मुझे लगता है कि 3,2950 की जो रेंज है यहाँ पे एक बढ़िया बाइंग की लेवल है। लंबे समय के लिए इसको होल्ड करके चले। मुझे लगता है कि 3450 के रेट्स जो है वो आने वाले 6 महीने से 8 महीने के बीच में जरूर देखने मिल सकते हैं। काफी बड़ी कंपनी है, बड़ा आईटी पर वेटेज रखने वाली कंपनी है, तो होल्ड करके चले। ये अपने एक बॉटम को है वो अभी ट्रेड कर रहा है, रिसेंट बॉटम के लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये 2950 की रेंज में अगर मिले, तो जरूर इसको खरीदारी करके चला चले। ओके। तो 2950 के आसपास मिले तो आप ज़रूर इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं।